नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंदेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है क्लास 6 की, हम उसके ऊपर जो है अपनी क्लास कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने जो था उसका फर्स्ट जो अध्याय था उसको हमने देखा था और आज जो है वो हम सेकेंड अध्याय के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। यानी कि जो हमारा सेकेंड अध्याय है हम उसके ऊपर जो है अपनी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं कि सबसे पहले हम इस अध्याय का जो नाम है वो क्या हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम अध्याय की बात करेंगे कि इस अध्याय का जो हमें नाम है वो क्या देखने को मिलता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन है ये हमारा दूसरा अध्याय है, यानी कि जो दूसरा अध्याय है हम उसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कि अध्याय अध्याय दूसरा है। यानी कि कल की क्लास में हमने कब कैसे और कहाँ का जो है वो वर्णन पहले ही कर लिया है और आज जो है हम अध्याय दूसरा जो है वो देखेंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आज का जो हमारा सेशन है इसका जो हमारा नाम है वो है आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक आरंभिक मानव की खोज, यानी कि आरंभिक मानव की जो खोज है वो हम देखेंगे। इस पाठ का जो हमारा नाम है वो आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज, तो ये हमारा आज का जो है वह पाठ का नाम है, या कह सकते हैं अध्याय जो है हमारा दूसरा है और इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो आरंभिक मानव की खोज जो है वह देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वो सारी बातें कर ली। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो हमें और बातें हैं वो क्या है। तो सबसे पहले एक बात आपको और बता दूं कि ये जो हमारी क्लास है वो हिस्ट्री की है और क्लास 6 की है, यानी कि एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है वो हमारी क्लास 6 की जो है वो क्लास है। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी एनसीईआरटी पे आधारित है, यानी कि एनसीईआरटी के ऊपर जो है वो आधारित है और वह क्लास 6 की जो है वो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की। तो आज हम इसके ऊपर जो है वह दूसरा जो है वह पाठ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें हमें और जो बातें हैं वो क्या क्या देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो हमें पहला बिंदु है, यानी कि इस पाठ का जो हमें पहला बिंदु देखने को मिलता है तो हम उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि उस पाठ का जो पहला बिंदु है वो हमें क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आरंभिक मानव था वो आखिर जो है वो इधर उधर क्यों घूमता था। यानी कि जो आरंभिक मानव है वह इधर उधर क्यों घूमता था। आरंभिक मानव मानव इधर उधर उधर क्यों घूमता था। घूमता था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें जो मानव की उत्पत्ति जो देखने को मिलता है, तो उत्पत्ति का साक्ष्य जब हमने देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो मानव की उत्पत्ति है वो अभिनूतन जंगल में हुई थी। यानी कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अभिनूतन जंगल में इसकी जो है उत्पत्ति हमें देखने को मिल जाती है। तो मानव वहां से किस प्रकार से जो है वो संपूर्ण विश्व में जो है फैला हुआ है। तो मानव की उत्पत्ति के जो हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं वो हमने पहले ही जो है वो अपनी पहले की क्लास में जो है वो डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाके आप एक बार प्लीज क्लास को देख लीजिएगा ताकि आपको यह बातें जो है वो समझ आ सके। सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव जो था वो इधर उधर क्यों घूमता था। उधर उधर घूमने के जो उसके कारण है वो क्या क्या थे, यानी कि वह इधर उधर क्यों घूमता था। अगर मैं आपको बता दूं कि जो उनके इधर उधर घूमने के कारण थे, सबसे पहला था उनको भोजन। जो पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है भोजन, भोजन के लिए। यानी कि आप देखते हैं कि जीवन जीने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और मानव जो था वो हमें कह सकते हैं कि जो हमारा आदि मानव था यानी प्राचीन जो मानव थे वो भोजन की खोज के लिए जो है वो इधर उधर जो है वो घूमते थे। यानी कि इधर उधर घूमते थे और भोजन की जो है वो तलाश करते थे। पेड़ पौधे, जड़ और कह सकते कंद मूल, ऐसे तमाम जो चीजें थे उनका वो सेवन किया करते थे। तो वो उनके कारण जो है वो कई जगहों पे जाते थे और जाकर के अलग अलग जगह पर जो है वो उनकी खोजबीन करते थे। क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर एक स्थान पे वो रहते
तो आप देखेंगे मौसम के साथ साथ जो है वो कई ऐसे फल होते हैं जो कि दूसरे सीजन में या फिर दूसरे मौसम में जो है वो उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इस कारण से उनको एक जगह से जो दूसरा जगह था उसको वहां पे उनको पलायन करना पड़ रहा था, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यानी कि पहला पॉइंट जो था वो था कि भोजन की जो है वह खोज के लिए वह एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। तो ऐसा वर्णन भी हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है शिकार। शिकार यानी कि मानव जो था वो भोजन के लिए तो जाता ही था। मैंने आपको बताया कि मानव जो थे वो कह सकते हैं कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के थे, यानी कि नरभक्षी भी थे और जानवरों को भी खाते थे और फलों का भी सेवन करते थे। तो इस प्रकार से हमें कई सारे ऐसे साक्ष्य जो है वो इनके बारे में देखने को मिल गए हैं कि नरभक्षी भी थे और यह कह सकते हैं कि शिकार भी किया करते थे। तो सबसे पहले देखेंगे कि शिकार के कारण, यानी कि आप देखेंगे कि जब भारत में, यानी कि आप देखेंगे विश्व में जब 12,000 के आसपास 12,000 साल पहले जो है वो पूरे विश्व में जो है एक तापमान, यानी कह सकते हैं जलवायु जो है वो परिवर्तन होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इस समय जो है वह मैदानों का जो है वह निर्माण होता है। तो मैदानों का निर्माण होने के कारण आप देखेंगे कि मैदानों में एक अच्छी तरीके से घास फूस और कह सकते हैं कि जो पशुओं के चरने योग्य, जैसे कि आप देखेंगे पशुओं के चरने योग्य चारा के लिए जो है वो घासों का जो है वो निर्माण होने लग जाता है। इस कारण जो पशुएं थी वो जंगल से निकल करके जो है वो मैदानी क्षेत्र में आते थे, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे वो आ जाते थे और वहां पे आने के बाद जो है वह मतलब कि इस जगह पे जो है वो अपने पेट को पालने के लिए वो कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र में आ जाते थे। तो उनका पीछा करते, यानी कि उनका शिकार करने के लिए जो है वह जो आदि मानव थे, जो हमारे प्रारंभिक मानव थे, वो भी उनके पीछे आक्रेट करने के लिए, शिकार करने के लिए जो है वो उनके पीछे पीछे आते थे। तो इस कारण से भी वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाया करते थे। तो हमें जो दूसरा कारण है वो हमें यह देखने को मिल जाता है कि वो शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाया करते थे। अब हम देखेंगे जो हमारा तीसरा पॉइंट है, यानी कि तीसरा पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है वह जल के कारण। यानी कि आप देखेंगे कि कई जगहों पे हमें ऐसा वर्णन भी देखने को मिला है कि जो मानव है उनको जीने के लिए आप देखेंगे कि जितनी भी हमें सभ्यताएं संस्कृतियां देखने को मिली है वह अधिकतर हमें नदियों के किनारे ही देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे जीवन जीने के योग्य जो कह सकते हैं कि पशुओं को पिलाने योग्य और पशुओं को खिलाने योग्य जो चारा और जो जल का प्रबंध है वो अच्छे तरीके से जो है वो हो जाता था। तो यहाँ पे जो मानव था वह ज्यादा था और जाकर के इन सभी का जो है वो कह सकते हैं कि एक इसका जो ये यानी कि जो जल है उसका जो है यह प्रयोग करता था। तो आप देखेंगे कई झील ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जो मौसम के साथ सूख जाते हैं और मौसम के साथ, यानी कि बरसात के मौसम में वह फिर पुनः जो है वह भर जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जल का भी जो है एक महत्वपूर्ण हमें भूमिका देखने को मिलता है कि यह पहाड़ी एरिया से निकल करके पहाड़ी इलाकों से निकल करके यह जल के इलाके में, यानी कि जो जल का इलाका होता था वहां पे आते थे और नदियों के किनारे जो है वो बसते थे। तो ऐसा भी कारण हमें देखने को मिल जाता है। ऐसे हमें तमाम कारण जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी कि आप देखेंगे मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो 3 कारण जो महत्वपूर्ण जो आपके लिए उपयोगी था, इसलिए मैंने इनको जो है वो बताने का जो है वो प्रयास किया। और भी आप देखेंगे कि कई विदेशी यात्री जो है यहाँ से वहां गए हैं, तब भी इनका यहाँ से वहां आना जाना हमें लगा हुआ देखने को मिल जाता है और आज भी हमारा इधर उधर जो है वो आना जाना लगा रहता है। इस कारण से हम देखते हैं कि मानव जो था वो इसी कारण से जो है वो घूमता था और घूमने का जो है वो कार्य करता था। अब हम देखेंगे कि जो मानव था वो औजार का निर्माण कैसे करता था, यानी कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है, ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है वह है औजार का निर्माण। औजार का निर्माण, जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है औजार का निर्माण, यानी कि मानव ने औजार का जो निर्माण है वो क्यों किया, औजार का निर्माण करने की उसकी क्या आवश्यकता थी कि उसने औजारों का जो है वो निर्माण कार्य जो है वो करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि औजार जो थे वो हमें ज्यादातर जो है वो 3 प्रकार के देखने को मिले हैं, यानी कि आप देखेंगे कि जो औजार थे उनके जो बनाने की प्रक्रिया थी उसमें ज्यादातर आप देखेंगे कि पत्थर के औजार हमें आज भी देखने को मिलते हैं और हड्डियों के भी औजार हमें देखने को मिलते हैं, हाथी दंत के औजार देखने को मिलते हैं और कह सकते हैं कि लकड़ी के औजार देखने को मिलते हैं। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद आप देखेंगे कि हमें ज्यादातर जो है वो हमें पत्थर के औजार जो है वो देखने को मिले, यानी कि जो पत्थर के औजार है वो हमें आज भी देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से हम उनको उनकी मान्यता जो है वो थोड़ी सी ज्यादा देते हैं, क्योंकि पत्थर के औजार हमें आज भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पत्थर के औजार के बारे में बताया और इनके निर्माण के जो है वो कार्य भी बताए और इनके निर्माण करने के जो कार्य थे, यानी कि इनको जो मानव था वो इस कारण से निर्माण करता था कि आप देखेंगे कि जो
ऐसा नहीं था कि जो जानवर को या शिकार करने के लिए जाते थे वो काफी ताकतवर होते थे। आपको पता है कि जानवर, कई ऐसे जानवर होते हैं जो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, उनसे ये कह सकते हैं कि अपनी रक्षा के लिए या उनको मारने के लिए जो है वो इस औजार का जो है वो प्रयोग करते थे। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि इन्होंने शिकार के लिए भी औजारों का जो है उपयोग किया। पेड़ों के छाल को काटने के लिए और पेड़ों को साफ करने के लिए, जंगलों को साफ करने के लिए जो है इन्होंने औजारों का जो है उपयोग किया। यानी कि इन्होंने कुल्हाड़ी जैसे औजार भी बनाए और ऐसे तमाम जो है बर्छा, कुदाल और कह सकते हैं कुल्हाड़ी, ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो इन्होंने बनाने का जो है वो कार्य किया। यानी कि आप देखें नवपाषाण काल के हमें ऐसे तमाम उपकरण जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाती है कि इन्होंने इस प्रकार से जो है वो निर्माण किया। अब हम देखेंगे कि पत्थर को जो पत्थर के जो औजार इन्होंने बनाए उनका इन्होंने निर्माण कैसे किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा पहला पॉइंट है कि पत्थरों के जो कह सकते हैं कि निर्माण है वो इन्होंने कैसे किया। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको औजार के जो है एक चित्र जो है वो मैं आपको दिखाने का जो है वो प्रयास करूंगा ताकि आप देखें तो आपको उनके बारे में जो है वो समझ आए। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो औजार दिख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी आपको औजार दिख रहे हैं यह पूरा पाषाण काल के औजार, मध्य पाषाण काल के औजार और निम्न पूरा कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के औजार और मध्य पाषाण काल के औजार और जो कह सकते हैं कि नव पाषाण काल के औजार हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे तीनों काल के मैंने औजार जो है वो आपके सामने जो है वो रख दिया है। आप चाहे तो मैप के माध्यम से जो है इसको समझ सकते हैं, एक चित्र के माध्यम से। आप देखेंगे जो सबसे बड़ा वाला हमें दिख रहा है, जो सबसे बड़ा वाला हमें कह सकते हैं कि पत्थर की तरह जो औजार दिख रहा है, यह जो औजार है ये हमें पूरा पाषाण काल का देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि मानव ने ऐसी औजारों का जो है वो निर्माण अपने उस समय में किया था। उसके बाद इन्होंने जो है वो दूसरा औजार जो है वो निर्माण किया, यानी कि मध्य पाषाण काल में जो है वो औजार का निर्माण इन्होंने किया था। वो आपको देखने को मिल रहा है, जो ख लिखा हुआ मैंने वहाँ पे ए और बी और ख में, यानी कि क और ख में जो है वो डिवाइड कर रखा है। तो आप देखेंगे मध्य पाषाण काल के भी औजार हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो हमें नव पाषाण काल के औजार देखने को मिलते हैं उसमें आपको जो ग और जो घ वाला औजार है ये हमें देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि नव पाषाण काल में हमें दो प्रकार के औजार जो है वो देखने को मिले हैं। पहला जो है वो थोड़ा सा, यानी कि आप देखेंगे उसका एक डेवलप वर्जन है, लेकिन आप देखेंगे जो ग वाला लिखा हुआ है वह जो है वो नव पाषाण का एक उत्तम औजार है जिसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। यानी कि जो माइक्रोलिथ के औजार हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो माइक्रोलिथ के जो औजार हैं उनका जो प्रयोग है वो कह सकते हैं कि जानवरों के पास जाके मारने के लिए, और ये काफी ज्यादा धारदार और नुकीले जो है वो होते थे। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये तो रहे मैंने औजार के बारे में बताए, तो मैंने आपको औजार दिखाए किस प्रकार के औजार हमें देखने को मिलते हैं, मैंने आपको औजार दिखा दिए। अब हम देखेंगे कि पहली जो इनको बनाने का जो तरीका होता था वो क्या होता, तो हम देखेंगे तरीका। औजार को जो बनाने का तरीका है वो हम देखेंगे कि औजार को बनाने के तरीके हमें क्या क्या पहले देखने को मिलता है। तो पहला जो औजार को बनाने का तरीका होता है वह यह था कि एक पत्थर से, यानी कि आप देखेंगे कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे या चोट कर करके जो है वो दूसरी औजार जो है वो तैयार करते थे। यानी कि मान लीजिए एक हाथ में दूसरा पत्थर और एक हाथ में दूसरा पत्थर ले करके, यानी कि जिस पत्थर का औजार इनको बनाना होता था उस पत्थर से, बड़े वाले पत्थर से उस पे मार के जो चोट करके यह जो है उस औजार को जो है वो बनाते थे। तो एक तो हमें तरीका यह देखने को मिलता है, और दूसरा जो तरीका हमें देखने को मिलता है वो हमें अभी मौजूद देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि आज भी अगर आप देखेंगे तो कांच को काटने के लिए जो प्रक्रिया आज हमारे आधुनिक भारत में जो देखने को मिलती है वही सेम प्रक्रिया हमें उस समय भी देखने को मिल जाती है कि पहले उनको एक कह सकते हैं कि चौकोर स्थान पे रख लिया जाता था, यानी कि किसी भी पत्थर को चौकोर स्थान पे रख लिया जाता था और उसके नीचे का हिस्सा, यानी कि आप देखेंगे कि जो ये उठा हुआ हिस्सा है तो इसको अगर काटना था तो उनको वो मार के, यानी कि उसको मार के उसको तोड़ दिया करते थे। तो इस प्रकार से एक आकार जो था वो बन जाता था। और हम देखेंगे कि एक हमें तीसरा प्रकार का भी औजार जो है वो देखने को मिला है, जो कि नदियों के किनारे हमें देखने को मिलता था, जो कि चिकने और सपाट तरीके से हो जाते थे। यानी कि रगड़ खा करके जो समुद्र कह सकते हैं नदियों का जो पानी था उसे वो रगड़ खा करके चिकने और सपाट हो जाते थे। तो इस कारण से उनको पकड़ने में और उनको कह सकते हैं पकड़ने में काफी ज्यादा सहूलियत होती थी और बनाने में भी ज्यादा प्रकार की असुविधा का जो है वो सामना नहीं करना पड़ा था। तो इस प्रकार से हमें तीन प्रकार के जो औजार के जो निर्माण है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इनके नाम भी हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। हालांकि ये हमारे कह सकते हैं कि चैप्टर का जो है हिस्सा नहीं, इसलिए मैं उन सभी को बताऊंगा नहीं। जो हमारे चैप्टर में है हम उसी के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे, नहीं तो ज्यादा हमारा डीप हो जाएगा। तो मैं आपको समझाते हुए जो है वह आगे बढ़ रहा हूँ।
तो सबसे पहले हमने देखा कि औजार के निर्माण हमने देख लिए किस प्रकार से निर्माण होते थे, मैंने आपको उनके जो कह सकते हैं कि प्रकार थे वो दिखाए। अब हम देखेंगे जो हमारा दूसरा पॉइंट है, यानी कि हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह क्या है। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है आग का निर्माण, यानी कि आग की खोज, यानी कि आप देखेंगे कि आग की जो खोज है वो कब हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है, तो हम उसके ऊपर जो थोड़ी सी है वो चर्चा कर लेंगे। आग की खोज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आग की खोज, यानी कि हमारा जो तीसरा पॉइंट है, ये हमने पहला पॉइंट देखा था, दूसरा पॉइंट देखा था, अब तीसरा पॉइंट देख रहे हैं। तो आग की खोज के बारे में जो है हम चर्चा कर रहे हैं। आग की खोज कब हुई है और कैसे हुई है, तो हम उसके ऊपर जो है वो अपनी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आग की खोज में हमें क्या क्या बातें जो है वो देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपको दिखा दूं कि आग की जो खोज हुई है वो किन स्थानों पे हुई है और कैसे हुई है, तो हम उनको जो है वो देखने का जो है वो प्रयास करेंगे, तो आपको समझ आएगा। ये तो मैंने आपको औजार के जो थे वो तस्वीर दिखाए थे। अब ये कैसे बनते थे वो मैंने आपको बताया कि देख लीजिए जड़ को खोदने के लिए कौन सा औजार का प्रयोग होता था, और जो जानवर होते थे उनकी खाल को जो है वो साफ करने के लिए कौन से औजार का जो है वो प्रयोग किया जाता था। तो ये मैंने आपको सभी इनके बारे में जो है वह मैंने बता दिए थे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा आग का खोज हुआ है वो आप देखेंगे कि कुरनूल की पहाड़ियों में हमें इनका जो है वो उद्भव जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कुरनूल की जो गुफाएं हैं वहां पे हमें आग का जो है वो पहली बार जो है वो प्रकार देखने को मिल जाता है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि आग का प्रयोग जो है वो किया जाता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि मानव जो था वो आग की खोज क्यों करता था, उसका उसका आग का जो है वो क्या, आग को खोजने के बाद उसका क्या वो उपयोग में अपने लेता था। तो हम सबसे पहले देखेंगे तो इसमें हमें दो तीन जो पॉइंट है वो देखने को मिल जाते हैं। जो आग की खोज हुई है इसमें हमें दो तीन पॉइंट जो है वह देखने को मिल जाती है। पहला जो है वो प्रकाश। प्रकाश यानी कि आप देखेंगे जो मानव था उसको प्रकाश के लिए, यानी कि आप देखेंगे जो मानव है वह प्रकाश के लिए जो है वो आग का जो है आग को जलाता था, और आग के सामने बैठकर, यानी कि जो उस समय अंधेरा होता था उससे बचने के लिए यह जो है वो आग का प्रयोग करता था। उसके बाद आप देखेंगे जो दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है आग का खोज क्यों किया, वह था कि यह शिकारियों से, यानी कि आप देखेंगे जंगली जानवर थे उनसे बचने के लिए, और जो काफी ज्यादा आप देखेंगे जैसे बाघ हो गया वो काफी ज्यादा जो है वो आग से डरता है, हाथी हो गए, बाघ हो गए, और कह सकते हैं ऐसे तमाम जो जानवर है जो आग से डरते थे, तो यह उनका जो है वो प्रयोग उनको भगाने के लिए, उनको डराने के लिए जो है वह करते थे, यानी कि जानवरों को डराने के लिए, जानवरों को डराने के लिए, जानवरों को डराने के लिए जो है वो आग का प्रयोग करते थे, जिस कारण से जानवर जो थे वह डर जाते थे और यह जानवरों को डराते थे। और जो हमें तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे ये तो रहा कि इनका दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो यह है कि मांस को पकाने के लिए, यानी कि आप देखेंगे पहले जो मानव था वो कच्चे मांस का जो है वो सेवन करता था और कच्चे मांस को वह खाता था। लेकिन आप देखेंगे कि मानव जो आगे चल के मानव ने जब आग की खोज कर ली तो वह मांस को जो है था वो पका के खाता था, मांस को पका के खाता था, जैसे आलू हो गए, ऐसे तमाम जो चीजें थी उनको वो पका करके खाने का जो है वो सेवन करने लग जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह भी जानकारी देखने को मिलती है अपने भोजन को पकाने के लिए, भोजन को पकाने के लिए, पकाने के लिए भोजन को पकाने के लिए भी आग का जो है वो यह प्रयोग करते थे। अब बात कर लेते हैं कि आग की उत्पत्ति हुई कैसे होगी। तो जैसे मान सकते हैं कि एक समझ विकसित करने के लिए हम यह मान सकते हैं कि जो आग की खोज हुई थी वो इस कारण से लगभग ऐसा कहा जाता है कि एक मानव रहा होगा जिसने कि आप देखेंगे कि अपने आप को बचाने के लिए वो किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर आक्रमण किया होगा, तो उसने एक बड़ा पत्थर जो था वो उस कह सकते हैं कि जानवर की तरफ, जानवर की ओर वो धक्का मार देता है, यानी कि धकेल देता है। तो उस कारण से वो जब दूसरे बड़े चट्टान से टकराता है तो वहां पे अचानक आग लग गई होगी। तो इस प्रक्रिया से भी आग की खोज मानी जा सकती है। और दूसरा हमने प्रकार यह देखने को मिल जाता है कि आप देखेंगे कि एक अपने औजार को तैयार करने के लिए एक पत्थर से जब दूसरे पत्थर को उन्होंने घात किया होगा, उससे टकराया होगा, तब भी आग की उत्पत्ति का जो है वो साक्ष्य में हो सकता है कि इस प्रकार से भी उन्होंने आग की जो है वो खोज कर ली थी। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह सारी जो है वो जानकारी देखने को मिल जाती है। तो अब हम देखेंगे कि आग की खोज के बारे में हमने देखा, इनको पकाने के लिए प्रकाश का
प्रयोग करने के लिए, मांस को पका के खाने के लिए और जानवरों को डराने के लिए भी आग का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रकार से हमने इन सभी के बारे में जो है वो देख लिया। अब हम देखेंगे जो हमारा चौथा, यानी कि आप देखेंगे कि हमने पहला पॉइंट देखा, दूसरा पॉइंट देखा, अब तीसरा पॉइंट हमने देखा आग की खोज के बारे में। अब हम जो चौथा पॉइंट है वह हम देखेंगे, यानी कि चौथा जो पॉइंट है उसमें हमें क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम चौथे पॉइंट के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि जो हमारा चौथा पॉइंट है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो बदलती जलवायु। जलवायु के कारण भी हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलती है। तो हम देखेंगे कि बदलती जलवायु, बदलती जलवायु, ये जो बदलती जलवायु है इस कारण से भी मानव के जीवन में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो इसने भूमिका जो है वो निभाया है, बदलती जलवायु। अब हम बात करेंगे इनके ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यह बदलती हुई जलवायु है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 12,000 साल पहले जो है एक पूरे विश्व में जो है वह एक गर्म माहौल, यानी कि गर्म जलवायु का जो है वो हमें कह सकते हैं कि प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि गर्म जलवायु का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। इस कारण भी जो मानव थे, इस कारण जो कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया है कि जो जंगली जानवर थे, जैसे जानवर थे हाथी, शेर और गाय, बकरी, भेड़, ऐसे तमाम जो चीजें थी वह एक कह सकते हैं कि एक मैदानी इलाके का जो है वो निर्माण हो जाता है। तो इस कारण से यह जंगली जानवर जो थे वो मैदानी क्षेत्र में जो है वो आ जाते हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 12,000 साल पहले इस परिवर्तन के कारण जो है वो मैदानों का जो है वो निर्माण हुआ और इस कारण जो जानवर थे वो जंगल से निकल करके जो है वो मैदानी एरिया में आ गए। और मैदानी एरिया में आप देखेंगे कि जानवरों को खाने के लिए जो घास का है एक बहुत ही सुलभ तरीके से जो है वो मिल जाता है, यानी कि जानवरों को खाने के लिए घास जो है वो सुलभ तरीके से मिल जाता है। और इसी के किनारे आप देखेंगे मैदानी इलाकों में भी हमें नदियां भी देखने को मिली हैं, तो नदियों के किनारे वो पानी उनको मिल जाता था और चरने के लिए घास भी मिल जाता था। इस कारण से जो जंगली जानवर थे वह यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से भी इन लोगों ने काफी ज्यादा जो है वो बदलती जलवायु में इनके ऊपर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। एक बात आपको और बता दूं कि इन्हीं सभी के कारण आप देखेंगे कि मानव ने आगे चलकर इन सभी जानवरों को जो है वो पालतू, यानी कि पालना जो है वो शुरू कर दिया था, यानी कि इन सभी को पालना शुरू किया। और पालने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पाला, उसके बाद गाय, घोड़े, बकरी, सुअर, ऐसे तमाम जो चीजें थी उन्होंने पालना जो है वो प्रारंभ कर दिया था बदलती हुई जलवायु के मौसम के कारण। तो एक मानव के जीवन में जब महत्वपूर्ण घटना हमें देखने को मिल जाती है। इससे पहले का जो मानव था वह मानव कह सकते हैं खाना बदोश था, वो एक जगह से दूसरी जगह रहता था, उसे जानवरों को मार के खाने में ही बस आनंद आता था। लेकिन इस समय क्या था, खाते तो जानवर ये भी थे लेकिन वह जानवरों को पालते थे और पालने के साथ ही साथ उनका जो उनसे होने वाली जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह उनका जो है वो उपयोग जो है ये कर लेते थे। तो इस प्रकार से हमें इनकी यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर हमें देखने को मिल जाती है। तो हमने यह बातें जो है देखी कि एक मैदानी क्षेत्र के कारण जो है वो उनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे एक नोट करने वाली बात है, आपको बता दूं कि एक नोट करने वाली बात है, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमने अभी तीनों काल के बारे में देखा। तो उसमें हमने देखा कि मध्य पूरा पाषाण काल, कह सकते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो थोड़ी सी हम इनके ऊपर भी एक झलक डाल लेते हैं ताकि आपको जो है वो इनके ऊपर थोड़ी सी बातें जो है वो देखने को मिल जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि तिथि का निर्धारण, ये वो वाला तिथि नहीं है जो मैंने आपको कल बताया था कि ईसा पूर्व और ईस्वी वाला, वो वाला तिथि नहीं है। यह दूसरा तिथि है जो कि हमारे पूरा पाषाण काल को जो है वो दर्शाते हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल के जो मध्य पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, उनके एक जो क्रमशः हमें जानकारी देखने को मिलती है, तो हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तिथि का निर्धारण, तिथि का निर्धारण, तिथि का निर्धारण हम इसके ऊपर देखेंगे। ये हमारा जो है एक कह सकते हैं कि नोट करने लायक इसमें काफी चीजें हैं, तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। इससे काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे तरीके से जो है वो नोट कर लें और हम देखेंगे इनके बारे में क्या क्या जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। आपको बता दें कि आरंभिक जो मानव था वो पूरा पाषाण काल में पाया गया था, यानी कि आपको पता है कि पूरा पाषाण काल में पाया गया था। तो हम उसके बारे में देखेंगे कि इसको आरंभिक काल को जो है वो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल जो है वो कहा जाता है।
पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि पूरा और पाषाण काल के बारे में जो एक महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आप देखेंगे जो पूरा है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पूरा पाषाण काल है इसके बारे में देखेंगे। पाषाण काल, इसके बारे में जो विद्वानों ने एक कह सकते हैं कि बातें जो सुझाई है, हम थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें हमें क्या क्या जानकारियां जो है वो देखने को मिलती हैं। तो आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पूरा और दूसरा है पाषाण। यानी कि पूरा का मतलब होता है प्राचीन, पूरा का अर्थ होता है, पूरा का अर्थ होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आप समझ जाइएगा, पूरा का अर्थ होता है प्राचीन, प्राचीन, और पाषाण का अर्थ होता है, पाषाण का जो अर्थ होता है वो होता है पत्थर, पत्थर कह सकते हैं। यानी कि जो पूरा का मतलब होता है कि प्राचीन, और पत्थर, यानी कि आप देखेंगे पूरा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पूरा पाषाण का मतलब होता है कि प्राचीन पत्थर, यानी कि प्राचीन पत्थरों के औजारों के आधार पे जो है वो इनको डिफाइन किया गया है, इनको बांटा गया है, अलग अलग जो है वो कैटेगरीज में रखा गया है। तो इनके जो पत्थर हमें मिले हैं, पत्थर के जो उपकरण मिले हैं, इनके कारण हम इनको अलग अलग जो है वो इलाके में अलग अलग टाइम में हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें पहला पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल का जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो हम क्या क्या देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि इसके जो पूरा पाषाण काल है, जो पूरा पाषाण काल है ये हमें 20,000 साल से लेकर के 12,000 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिलता है। यानी कि 20,000 साल से 20,000 साल से 12,000 साल तक, वर्ष तक, इसका जो है वो टाइम पीरियड हमें देखने को मिल जाता है। तो आप इसको मोटे मोटे तौर पे जो है वो जान सकते हैं कि 20,000 साल से 12,000 साल तक के जो बीच का जो टाइम पीरियड है वो हमें कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के रूप में हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि इसको इस काल को, यानी कि 20,000 साल से 12,000 साल के बीच के काल को जो है वो हमारे कह सकते हैं विद्वानों जो है वो 3 भागों में जो है वो बांटा है, यानी कि 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। तो जो पहला हमें देखने को मिलता है, पहला जो हमें देखने को मिलता है वो आरंभिक पाषाण काल कह सकते हैं। इसमें आरंभ के भी जो पाषाण है, उपकरण है, वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आरंभिक पाषाण काल कह सकते हैं। यहाँ पे मैं आरंभिक लिख देता हूँ, आप पाषाण काल समझ जाइएगा। आरंभिक, आरंभिक, और जो दूसरा है वो कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल कह सकते हैं। और जो तीसरा है वो है हमारा, वो हमारा नव पाषाण काल। यानी कि आप देखेंगे जो तीसरा है वो हमारा उत्तर पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इनके बारे में जो जानकारी है वो हमें देखने को इस प्रकार से मिल जाती है। ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि जो मध्य पूरा पाषाण काल है, यानी कि आप देखेंगे कि जिस समय हमें बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसमें जानवर कह सकते हैं कि जो अपने इलाकों से, यानी कि जंगलों से निकल के मैदानी एरिया में आते हैं, और जिस समय जो मानव थे वो जंगल से निकल के मैदानी एरिया में आते हैं, यहाँ पे बसते हैं। तो इस समय को हम जो है वो मध्य पाषाण काल के रूप में देखते हैं। यानी कि इस एरिया को जो है वो मध्य पाषाण काल के रूप में हम देख सकते हैं। यानी कि मध्य पाषाण काल, यह वह एरिया है, यह वह समय है जो हमें, जिस समय मैदानी इलाका, यानी कि आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यह वही समय है जिस समय जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जानवर जो है कह सकते हैं मैदानों का निर्माण हो रहा है, और जानवर जो है वो जंगलों से निकल के मैदान में आ रहे हैं, और उनके पीछे पीछे जो है वो मानव, यानी कि आदि मानव जो थे शिकार करने के लिए वो भी जंगलों की ओर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वही टाइम है जिसको हम मध्य पाषाण काल के रूप में देख सकते हैं। और इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो मेसोलिथ, यानी कि आप देखेंगे कि मेसोलिथ, इसको मेसोलिथ भी कहा जाता है। मेसोलिथ,
मेसोलिथ या कह सकते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल, यानी कि मध्यकाल कह सकते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल कह सकते हैं। इसको मध्य पूरा पाषाण काल के रूप में यानी कि मध्य पाषाण काल के युग में हम जानते हैं। इसका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है, जो मध्य पाषाण काल का हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है, वह हमें 12,000 से लेकर के 12,000 से जो है वो 10,000 तक का टाइम पीरियड जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। 10,000 तक का जो है वो टाइम पीरियड हमें इसका देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो मध्य पाषाण काल का हमें टाइम देखने को मिलता है वो 12,000 से लेकर के और 10,000 साल तक, 10,000 ईसा पूर्व, यानी कि आप समझिए ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो आप इसको समझ जाइएगा कि ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो हमें मध्य पाषाण काल का जो है वो टाइम पीरियड देखने को मिलता है। इसको जो है वो मेसोलिथ यानी कि मेसोलिथ में के रूप में इसको जाना जा सकता है। अब हम बात करेंगे, यानी कि आप देखेंगे कि अब हम बात करेंगे जो है वह मेसोलिथ के बारे में, यानी कि आपको मैंने बताया कि मेसोलिथ के बारे में बताया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहीं से जो है हमें शुरुआत होती हुई देखने को मिल रही है। जब मैंने आपको पाषाण अभी कुछ समय पहले जब मैंने आपको यहाँ पे औजारों के निर्माण के बारे में बताया था, तो यही वो समय है जहाँ पे कि माइक्रोलिथ नामक जो है वह कह सकते हैं कि हथियार भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे माइक्रोलिथ जो है वह औजार भी बनाए जा रहे हैं, औजार भी बनाए जा रहे हैं। इसी समय यही समय है कि जिस समय माइक्रोलिथ का जो है वो हमें प्रयोग देखने को मिल रहा है। यही समय है कि माइक्रोलिथ जो औजार हैं वो बनाए जा रहे हैं। एक बार मैं आपको जो इनके कह सकते हैं कि औजारों के जो प्रकार है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसी समय जो है वो माइक्रोलिथ औजार जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि इसी समय जो है वो माइक्रोलिथ औजार जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि मध्य पाषाण काल में ही हमें माइक्रोलिथ का जो है वो प्रयोग देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारा कह सकते हैं कि मानव जो इस औजारों का जो प्रयोग करता था वो जड़ों को काटने के लिए, जड़ों को उखाड़ने के लिए और शिकारी किए हुए जो जानवर थे उनके चमड़े को काटने के लिए, छीलने के लिए और पेड़ों के छाल को छीलने के लिए, जंगलों को साफ करने के लिए जो है, जंगलों को काटने के लिए जो है वह इनका प्रयोग करता था। और ये जो पाई जाती थी, यानी कि आप देखेंगे कि आग का जो हमें खोज देखने को मिलता है, आग का जो हमें खोज देखने को मिलता है वह हमें जो है वह कुरनूल की पहाड़ियों इलाकों में जो है वह देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वह चर्चा कर ली थी। आप देखेंगे कि जो पहाड़ी इलाका था जहाँ पे मानव रहता था, जहाँ पे मानव निवास करता था, वो यही पहाड़ी इलाका हमें देखने को मिल जा रहा है कि यहीं पे मानव जो था वह निवास करता था। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मानव ने चित्र बनाए हैं, अभी हम सारे चित्रों के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो मानव ने चित्र बनाए हैं वो हमें उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण चित्र थे उसका मैंने आपको एक सैंपल के रूप में जो है वो दिखाने का जो है वह प्रयास किया, और यह जो चित्र है वो हमें देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमें कई चित्र जो है वह देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि इनके ऊपर जलवायु के परिवर्तन के बाद हमने माइक्रोलिथ के बारे में देखा। इसी समय जो मध्यकाल है, इसी समय माइक्रोलिथ का जो है वो प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि इसी युग के बाद, यानी कि जब आप देखेंगे कि इसी युग के बाद जो है हमारा नवपाषाण काल जो है वो प्रारंभ हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि 12,000 साल के बाद से लेकर के 10,000 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो हमें नवपाषाण काल का देखने को मिलता है। और 10,000 साल से लेकर के लगभग ऐसा माना जाता है, कई इतिहासकार इसको कहते हैं कि कोई इतिहासकार मानता है कि लगभग 3,000 साल तक, या कह सकते हैं कोई 5,000 साल तक। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि नवपाषाण काल का समय जो है अब इसके बाद जो है वो प्रारंभ हो जाता है। काल नवपाषाण काल का जो है वो हमें टाइम जो है वो स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाता है। इसका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1,000 से 10,000 से लगभग कह सकते हैं कि आज तक कह सकते हैं कि कई इतिहासकार इसमें भी विवाद जो है वो चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर जो है इसका एक कह सकते हैं कि 5,000 तक हम इसको रख सकते हैं। 10,000 से 5,000 साल तक का जो है वह टाइम है जो कि इसका हम मान सकते हैं कि नवपाषाण काल का चला है। हालांकि यह भी विवाद का विषय बना हुआ है कि कब से कब तक का है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसका 5,000 साल पहले ही उद्भव हो गया था, कोई मानता है 2,500, कोई मानता है 3,000, कोई मानता है 2,300, कोई मानता है 1,900, कोई मानता है 1,700। तो इस प्रकार से हम इसमें कई डिबेट है। तो हालांकि ये हमारे डिबेट का विषय नहीं है, तो हम इसके बारे में जो है ये देखेंगे एक मोटा तौर पे। आप देखेंगे कि नवपाषाण काल इसको क्यों कहा गया, इसका नाम जो है वो नवपाषाण काल इसको क्यों कहा जाता है, तो हम इसके ऊपर जो है थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि जो हमारा नवपाषाण काल है
जैसा कि हमें जो नवपाषाण काल देखने को मिल रहा है, इसको नवपाषाण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है पहला जो हमें इसका महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिलता है वह यह है, इसमें नए उपकरण, आप देखेंगे कि नए उपकरण यानी कि आप देखेंगे सबसे पहले कि हमें इसमें नए प्रकार के जो उपकरण हैं, नई प्रकार के जो औजारे हैं, यानी कह सकते हैं जो माइक्रोलिथ के बाद जो हम देखेंगे, यानी कि आप देखेंगे कि जो माइक्रोलिथ है उसके बाद जो है वो लघुलिथ, यानी कि आप देखेंगे कि लघु पाषाण जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसी समय जो है माना जाता है कि लघु पाषाण जो है वो प्रारंभ हो गया था और यहीं पे हमें लघु पाषाण भी देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि नए उपकरण के कारण भी इनको नया पाषाण काल भी कहा जाता है। इसमें नई खोजें जो है वो देखने को मिल जाती है। कहा जाता है कि इसमें ही जो मानव था उसने खेती करना प्रारंभ किया था। हालांकि खेती के जो साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं वो आधुनिक हमें खोजों के आधार पर अगर हम बात करें तो हमें जो खेती के साक्ष्य देखने को मिलते हैं वह हमें खेती के साक्ष्य देखने को मिलते हैं वह हमें कह सकते हैं कि जो हमें खेती के साक्ष्य देखने को मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल में ही देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में ही हमें खेती के जो साक्ष्य हैं वह देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि खेती का जो साक्ष्य है वो मध्य पाषाण काल में, हालांकि इसको कई इतिहासकार मानते हैं कि नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ था। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है कि कृषि का भी हमें देखने को मिल जाता है। कृषि का जो साथ में देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे मानव शिकार कर रहा है उसके बाद यहाँ पे हमें खेती के भी जो है वो साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। जो तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है वह है कि मानव जो था वह एक जगह रहने लग गया था। यानी कि इस समय मानव जो था वो एक जगह रहने लग गया था। मानव अपने जीवन को एक जगह रहकर बिताने लगा था, यानी कि भूमक्कड़ जिंदगी को वह त्याग कर जो है एक जगह पे निवास करने लग गया था और एक जगह रहकर जो है वह कार्य जो है वो करता था। निवास जो था वो एक जगह रहकर करने लग गया था। और जो हमें चौथा पॉइंट देखने को मिलता है वो हमें जानवरों का, कह सकते हैं पालतू जानवरों का जो है वो उसको पालता था। पालतू जानवरों को जो है वह पालता था, यानी कि जो पालतू जानवर है उसको पालने लग गया था। तो इस कारण भी इसको हम नवपाषाण काल के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पे मानव जो था वो नई नई तकनीकी का प्रयोग करने लग गया था, नई नई उपकरणों का जो है वो प्रयोग करने लग गया था। तो हमें इसके बारे में ये सारी जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है कि मानव इस प्रकार से जो है वो नवपाषाण काल की संज्ञा में हम देखने को मिल जाता है कि यह मानव जो था ये नई नई तकनीकों का जो है प्रयोग करने लग गया था, नई नई जगहों को यह खोजने लग गया था, नई नई उपकरणों का प्रयोग करने लग गया था, पशु पालने लग गया था, कृषि करने लग गया था, एक नए स्थान पे रहने लग गया था। इस कारण से भी हम मानव को जो है वो देखते हैं कि मानव को इस काल को जो है हम नवपाषाण काल की संज्ञा में रख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा इस यानी कि आप देखेंगे ये तो हमने इस चैप्टर को देखा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा इसके बाद का जो है वो चैप्टर है, यानी कि इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वह है, इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वह है शैल चित्र। यानी कि आप देखेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया था कि जो हमें शैल चित्र देखने को मिलते हैं, शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है। तो हम देखेंगे इस पॉइंट का जो नाम है शैल चित्र कला, शैल चित्र कला। यानी कि इस पॉइंट का जो हमें अगला पॉइंट देखने को, यानी इस चैप्टर का जो हमें अगला पॉइंट देखने को मिलता है वह है शैल चित्र कला। यानी कि जो शैल चित्र कला है हम इसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे, इसमें हमें क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले एक मैं आपको बातें जो है वो बता दूं कि हमें जो शैल चित्र कलाएं देखने को मिलती हैं उनके ऊपर जो हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं वो क्या क्या है, हम उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। आप देखेंगे जो शैल चित्र हमें देखने को मिले हैं, आप देखेंगे कि जो हमें गुफाओं में शैल चित्र देखने को मिले हैं वो इन्हीं गुफाओं में हमें देखने को मिल रहे हैं। ये प्राचीन काल की कुछ गुफाएं हैं जिनकी तस्वीर मुझे मिली थी, तो मैंने आप सभी को दिखाने के लिए जो एक समझ डेवलप करने के लिए जो है वो आपको एक इनकी चित्र को जो है वो दिखाने का जो है वो प्रयास किया। उसके बाद आप देखेंगे जो हमें शैल चित्र जो है वो देखने को मिली है वो हमें इसी प्रकार की देखने को मिली है। आप देखेंगे कि कई हमें जगहों पे जो है वो शैल चित्र देखने को मिले हैं। इनमें हमें एक सुंदर, यानी कि आप देखेंगे गुफाओं की दीवारों पे जो है वो सुंदर चित्रण हमें देखने को मिले हैं। वहां पे कई ऐसे चित्र देखने को मिली है जैसे कि आप देखेंगे कि पशुओं को मारते हुए, पशुओं को कह सकते हैं कि पशुओं का शिकार करते हुए, अब उत्सव मनाते हुए, उनको पकाते हुए, ऐसे तमाम चित्र जो है
वो हमें इस काल में देखने को मिल गए थे। तो आप देखेंगे कि इनके बारे में हमें काफी चीजें जो देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि अगर हम उदाहरण के लिए लें तो हमें उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं तो उदाहरण के लिए एक बार बता दूं आपको उत्तर प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश यानी कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश में हमें मिर्जापुर जिले में भी चित्र विंध्य की जो पर्वतमाला है उसमें भी हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि विंध्य की जो पर्वतमाला है उसमें हमें पाषाण काल की जो चित्र हैं वो देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश की भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें भी हमें शैल चित्र जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे चित्रों के जो है हमें निर्माण देखने को मिल जाते हैं, उनके कार्य देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें उन सभी के बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिली। हालांकि चित्र तो हमें बहुत जगहों से मिले हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण थे उनको बताने का जो है मैंने प्रयास कर दिया। तो ये तो रहे चित्र जो मैंने आपको बताया। तो हमने शैल चित्रों के बारे में जो है वह जानकारी अपनी देख ली। अब हम देखेंगे कि भारत में जो शुतुरमुर्ग है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग यानी कि आप देखेंगे कि जो भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, आप देखेंगे कि प्राचीन काल में हमें कई ऐसे चित्र मिले हैं जो कि शुतुरमुर्ग के अंडे पर जो है वो बने हुए हैं। तो हम उसी के ऊपर जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि भारत में शुतुरमुर्ग यानी कि आप देखेंगे कि भारत में पुरा पाषाण काल के समय जो है वो शुतुरमुर्ग जो है वो पाए जाते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में प्राचीन काल में जो है वो शुतुरमुर्ग पाए जाते थे और इनके जो अंडे थे यानी कि आप देखेंगे इनके अंडों पे जो है, उनके अंडों के छिलकों पे जो है वो शुतुरमुर्ग कई ऐसे जो है यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे पर हमें कई ऐसे जो है वो चित्र देखने को मिल जाते हैं जो कि प्राचीन मानव ने इस पर जो है वो निर्माण किया था। तो हमें इनके बारे में यह जानकारी देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि यह महाराष्ट्र के पटने जिले से, यह महाराष्ट्र के, आप इसको नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र के पटने, महाराष्ट्र के पटने, पटने जिले से प्राप्त हुआ है। यानी कि शुतुरमुर्ग के जो हमें चित्र देखने को मिले हैं वो महाराष्ट्र के पटने जिले से हमें चित्र देखने को मिले हैं। उनके छिलके पे जो है शुतुरमुर्ग के अंडे पर जो है वो हमें चित्र का जो अंकन देखने को मिलता है वो हमें महाराष्ट्र के पटने जिले से देखने को मिल जाता है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। आपको ये भी पता है कि महाराष्ट्र कहाँ पर है। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र के पटने जिले से जो है वो हमें शुतुरमुर्ग के अंडे पर जो है वो चित्र देखने को मिल जाता है। कई बार ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैंने इसके लिए आपको इसको जो है बताने का जो है वो प्रयास किया। आपको बता दूं कि यहीं से हमें जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे के जो है वो मनके भी देखने को मिले हैं। यानी कि मनके, मनके यहीं से जो है वो हमें शुतुरमुर्ग के अंडे के जो मनके हैं वो भी देखने को मिले हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो मनके हैं, आपको बता दूं कि मनके का अर्थ होता है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि कान में पहनने वाला कुंडल या कह सकते हैं जो झुमका होता है, बाली होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो मनके का हमें नाम देखने को मिले, मनका का मतलब होता है जो कि कान में पहने जाते हैं, कान में पहनने जाने वाले हो सकते हैं, कुंडल हो, मनके हो, ऐसे तमाम चीजें जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं इनके ही उसमें। तो इस प्रकार से हम इनके ऊपर जो है अपनी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आप देखें कि मनके के बारे में मैंने आपको बताया कि मनके जो थे वो कान में पहनने वाले कुंडल या कह सकते हैं झुमका कह सकते हैं, कुंडल कह सकते हैं और बाली कह सकते हैं। ऐसे तमाम चीजों से हम जो है उदाहरण के रूप में जो है वो समझ सकते हैं कि मनके जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे के जो मनके हैं वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जब मैं आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं मनके के बारे में बताऊंगा कि मनके की जो हमें फैक्ट्री देखने को मिलती है वो कहाँ पे देखने को मिलती है प्राचीन काल में। तो मैं उसको भी आपको समझाने का जो है वह प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। तो ये तो हमने इनके बारे में बात करी। अब हम देखेंगे इस हम पूरे जो चैप्टर में हमने पढ़ा उसमें हमने क्या क्या जो महत्वपूर्ण उपयोगी शब्द थे, आपको एक उपयोगी शब्द के बारे में जो है वो बताने का जो है वो मैं प्रयास करूंगा ताकि आपको जो है वो सारी बातें समझ में आ जाए। तो मैं थोड़ा सा ये शुतुरमुर्ग के अंडे को जो है वो साइड कर देता हूँ ताकि आप समझ जाइएगा इनके बारे में। ये हमने लास्ट जो पॉइंट थी उसको साफ कर दिया आप सभी के लिए, ताकि आपको थोड़ी से जो शब्द हैं वो प्राचीन काल के कुछ शब्द हैं जो आपको बता दूं कि जो हमने इस कह सकते हैं कि आज की क्लास में जो है जिनका इस्तेमाल किया था तो हम उनके ऊपर करेंगे, यानी उपयोगी शब्द। उपयोगी शब्द यानी कि हम उपयोगी शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने आज की क्लास में जो उपयोगी शब्द को सीखा, जो बताया,
हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि हमें उसमें क्या क्या जो है वह देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उपयोगी शब्द हमें देखने को मिलता है वो आखेट आखेट करता हुआ मानव जो है वो खाद्य संग्रह, यानी कि आप देखेंगे आखेट मानव, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आखेट मानव। पहला जो है वो है आखेट, खेट खाद्य आद्य मानव, खाद्य संग्रह मानव। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में जानेंगे कि यानी कि जो मानव था वो शिकारी था, तो मानव जो था वो शिकार करता था। इसमें हम देखेंगे कि जो आखेट के खाद्य जो थे उनका वो प्रयोग करता था और उनको प्रयोग करने के बाद जो है वह इसका यानी कि उनको संग्रहित करता था और उनको मारने के बाद जो है उनके मांस को संग्रहित करता था। तो हम देखेंगे इसका जो हमें मूल रूप से जो वर्णन देखने को मिलता है वो यही देखने को मिल जाता है। अब दूसरा हम देखेंगे पुरास्थल, पुरातत्व, सॉरी माफ कीजिएगा, जो दूसरा है वो है पुरास्थल। पुरातत्व है, पुरातत्व या पूरा स्थल कह सकते हैं। पूरा स्थल का अर्थ यह होता है, पूरा स्थल का अर्थ यह होता है, पूरा स्थल का अर्थ यह होता है यानी कि जो प्राचीन काल में पाई जाने वाली जो प्राचीन जगह हैं जहाँ पे प्राचीन हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं उनको हम पूरा स्थल के रूप में जो है वह जान सकते हैं, यानी कि पूरा स्थल के रूप में हम जान सकते हैं। जो तीसरा है वो है हमारा, यानी कि आप देखेंगे जो तीसरा है वो हमें उद्योग स्थल देखने को मिलता है, यानी कि उद्योग स्थल देखने को मिलता है, उद्योग स्थल। अब हम बात करेंगे थोड़े से इसके बारे में। आप देखेंगे कि प्राचीन काल में अगर हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में हमें जो है वो मानव का जो कह सकते हैं कि मानव ने जो पशुपालन का जो है वो कार्य किया था, तो उसमें आप देखेंगे कई ऐसे मवेशी के हमें कह सकते हैं पशुओं के जो गोबर है वो देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार हमें पता चलते हैं कि यहाँ पे जो मवेशी पशु थे वो पाए जाते थे और इनके गोबर का जो है वो संग्रह किया गया था। ऐसे तमाम चीजें जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे इनके उद्योग के बारे में हमें पता चल जाता है, इसी कारण से हमें इनके उद्योग के बारे में पता चल जाता है कि जो प्राचीन मानव था वो अपने इलाके में कह सकते हैं कि पशुओं का जो है पशुओं को जो है वो पालता था और इनके माध्यम से ऐसा पता चलता है कि उद्योग क्या क्या चीजें थी वो हमें पता चल जाती है। आप देखेंगे कृषि के कार्य में भी हमें उद्योग का काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे चौपरी मांडव से हमें धान की खेती का और कह सकते हैं कालीबंगा से हमें सरसों की खेती का, ऐसे हमें तमाम जो साक्ष्य हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इनसे हमें उद्योग स्थल के इनको हम उद्योग स्थल के रूप में देख सकते हैं। आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो, लोथल, ऐसे तमाम जो बंदरगाह हमें देखने को मिले हैं, लोथल के बंदरगाह, मोहनजोदड़ो की व्यापारिक नीति, तो उसमें हमें इनके बारे में जो है वो एक औद्योगिक स्थल है, तो हम इनके ऊपर इसको चर्चा में रख सकते हैं। अब हम देखेंगे आवासीय स्थल, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है आवासीय स्थल। स्थल, जो आवासीय स्थल है यानी कि जहाँ पे मानव जिस मानव जो था वो जिस जगह पे निवास करता था वहाँ पे वो अपने आवास को बनाता था। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा हमें जो आवास देखने को मिले हैं वो दक्षिण भारत में हमें देखने को मिले हैं, यानी कि आप दक्षिण भारत में देख सकते हैं। आप देखेंगे कि गर्त आवास के जो हमें कह सकते हैं कि जो गर्त आवास के हमें साक्ष्य मिले हैं वो कश्मीर के हमें बुर्ज होम में देखने को मिल गए हैं। इस प्रकार से हमें काफी चीजें जो है वो उनके आवास स्थल के बारे में पता चल जाता है। ये उनके आवास स्थल जहाँ पे वह निवास करते थे उसको हम आवास स्थल के अंतर्गत रखते हैं। अब हम देखें जो हमारा पांचवा पॉइंट है, यानी कि जो पांचवा पॉइंट है हमें देखने को मिलता है वो है हमारा कैसे है कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल, यानी कि आप देखेंगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, यानी कि आप देखेंगे कि जो जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि आप देखेंगे पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी कि प्राचीन जो पत्थर थे यानी कि इनके जो औजार हैं, पत्थरों के औजार जो हमें देखने को मिले हैं, तो इनके ऊपर जो थोड़ी सी है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देख लेंगे पूरा पाषाण काल के जो औजार हैं वह भी हमें देखने को इसमें मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमें तीसरा यानी कि जो हमारा छठा पॉइंट है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल,
मध्य पाषाण, यानी कि आप देखेंगे कि यानी कि मध्य पाषाण काल, जिसको मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे माइक्रोलिथ का जो है वो प्रयोग होने लगा था, यानी कि जिसको मेसोलिथ भी कहा जाता है, यहाँ पे माइक्रोलिथ जो औजार थे इनका प्रयोग होने लगा था, छोटे छोटे उपकरण जो बनने लगे थे, तो हमें इनके कारण भी इनको देख सकते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंतर्गत यह आते हैं। इनके आप देखेंगे कि जितने भी हमें पूरा कह सकते हैं पूरा पाषाण काल हो या मध्य पाषाण काल है या नव पाषाण काल हो, इनके औजार और इनकी तकनीकी के आधार पर जो है इनको बांटा गया है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं। अब हम देखेंगे सातवां जो है वह नव पाषाण काल। नव पाषाण, तो हमने इनके बारे में जो मैंने आपको पूरा बताया कि नव पाषाण काल को उसके अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें हमारे कह सकते हैं कि नव पाषाण काल को हम इसके अंतर्गत रखा जाता है, जो कि इसका जो मैं टाइम पीरियड आपको बताया कि 1000 से 5000 साल तक के, लगभग 1000 से 1000 मतलब मान सकते हैं कि 10,000 से 5000 साल तक के टाइम को जो है वो नव पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। और उसमें नई नई तकनीकी जो थी वो हमें देखने को मिल जाती है, जिनका कह सकते हैं कि कुछ चीजें तो ऐसी थी जो प्रारंभ हो गई थी मध्य पाषाण काल में ही, लेकिन इनका जो मूल रूप से हमें देखने को मिल जाते हैं वह नव पाषाण काल में देखने को मिलती है। जैसे कि नए उपकरण बन रहे थे, तो नए उपकरण तो मध्य पाषाण काल में भी हमें माइक्रोलिथ देखने को मिले हैं, लेकिन उनके भी एक डेवलप वर्जन जो थे वो हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखें कृषि का प्रयोग जो है वो मध्य पाषाण काल में भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे जो थे वो कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि वहां पे नव पाषाण काल मान सकते हैं। निवास स्थान जो था वो मध्य पाषाण काल में भी वो अपने निवास स्थान को रखते थे। पालतू जानवरों को जो है वो पालने का जो है कार्य वहां पे भी करते थे, लेकिन पूरी तरीके से जो है उसको हम नव पाषाण काल के अंतर्गत रख लेते हैं। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में इन सभी के बारे में जो है वो चर्चा किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये तो हमारा कह सकते हैं ये तो हमने क्लास देखी। अब मैं आपको इस कह सकते हैं क्लास के तरफ से एक जो है वो क्वेश्चन आपको देने का जो है वो प्रयास करूंगा, ताकि आप जो है वो उसको जो है वो सॉल्व करें और उसको कमेंट सेक्शन में जो है वो बताने का जो है वो प्रयास करें। तो आपको देखेंगे कि जो मानव थे वो आखेट संग्रह थे, उन्होंने आग के जो है वो प्रयोग वो किन कारणों से किया था, यानी किन किन चीजों के लिए जो है उन्होंने आग का प्रयोग किया था। तो मैंने आपको पूरी बातें बताई कि आग का प्रयोग किस कारण से हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो आप जो है वो उसका जो है वो आंसर देने का प्रयास करें कि जो मानव थे उन्होंने आग की खोज क्यों की और इनका जो प्रयोग था वो किन किन कारणों में क्या करते थे। तो आपको इनको बताना है, कमेंट सेक्शन में इसको आप जरूर बता सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लास जो थी वो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें, क्योंकि हम जो एनसीईआरटी क्लास है वो पर डे कर रहे हैं और हम पर डे करते रहेंगे। इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। चलते हैं, जय हिंद। चलते हैं, जय हिंद।